गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, हम अपने वीडियो में देख रहे थे समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। हमने अपनी वीडियो में समाजशास्त्र के विकास की जो 3 अवस्थाएं थी उसको हमने देख लिया है, और आज की वीडियो में हम देखेंगे समाजशास्त्र के विकास की जो चौथी अवस्था है। चलिए दोस्तों, देखते हैं समाजशास्त्र के विकास की जो चौथी अवस्था थी वह कैसी थी और इसमें क्या हुआ था। 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक स्वरूपों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन आरंभ होने लगा था, और समाजशास्त्र को व्यक्ति तथा समाज के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानने जाने लगा था। इस प्रकार से व्यक्ति एवं समाज के बीच पाए जाने वाले संबंधों को जानने के लिए व्यक्ति के सामुदायिक जीवन का अध्ययन किया जाने लगा था, और व्यक्ति के बृहत्तर समूह से क्या संबंध है इसे जानने के लिए स्मॉल तथा गैल्पिन आज समाजशास्त्रियों ने गांव, नगर तथा अन्य प्राथमिक समूहों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था, और कोले ने इन्हीं समूह का अध्ययन करके मानव समूह को प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में विभाजित किया था। और कोले के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्राथमिक समूह का प्रभाव द्वितीयक समूह की अपेक्षा अधिक एवं अस्थायी होता है, और नगरों का समाजशास्त्री अध्ययन करने का श्रेय पार्क एवं वर्गीस को जाता है। इन्होंने नगरों का जनसंख्यात्मक तथा संरचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया था। इनके अनुसार या इनके पश्चात विभिन्न समूह के अंतः संबंधों के वैज्ञानिक स्वरूपों का भी अध्ययन प्रारंभ होने लगा था। फलस्वरूप समाजमिति पद्धति विकसित हुई, जहाँ एक को सामाजिक जीवन में अनुकरण की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के महत्व पर जी टाई तथा ई.एस. राज द्वारा प्रकाश डाला गया था। वहीं दूसरी ओर थॉमस तथा नैनकी नामक जो मनोवृत्तियों एवं मूल की बात करते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत अलग अलग विद्वानों ने समाज के विभिन्न पक्ष को लेकर अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। यानी जो रॉस है और जी टाई है वह समाजशास्त्र को मनोविज्ञान की प्रक्रिया पर महत्व डालते हैं, और थॉमस तथा नैनकी जो है वह मनोवृत्तियों एवं मूल की बात करते हैं, जो समाजशास्त्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र के जनकों में से एक माना जाता है। यानी जो जर्मन के समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर, उनको आधुनिक समाज के जनक में से एक माना जाता है। और मैक्स वेबर उन प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से हैं जिन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए एक पृथक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया है, और उनके अनुसार किसी भी क्रिया को तभी समझा जा सकता है जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के आधार पर लगाया जाए। और उन्होंने समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक क्रिया को माना है। इसे जानने के लिए इस बात पर जोर दिया गया कि कर्ता द्वारा लगाए गए अर्थ को समझा जाए, और मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की बात की है। उनके अनुसार सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को तार्किक रूप से तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक उन घटनाओं को पहले से ही समानताओं के आधार पर कुछ सैद्धांतिक श्रेणियों में ना बांट लिया जाए। और इस प्रकार से हमें अपने अध्ययन के लिए कुछ आदर्श प्रारूप मिल जाएंगे। और आगे मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्रियों को वैज्ञानिक स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि सामाजिक घटनाओं का क्षेत्र बहुत विस्तृत तथा जटिल होता है। ऐसे में यह जरूरी है कि समानताओं के आधार पर विचार पूर्वक अथवा तार्किक रूप से समस्त में से कुछ घटनाओं अथवा व्यक्तियों को इस प्रकार से चुना जाए कि संपूर्ण
घटनाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। जॉर्ज सिमेल ने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान माना है तथा स्वरूपात्मक संप्रदाय की स्थापना की। इनका मानना है कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही नहीं अध्ययन करता। देखा जाए तो 20वीं शताब्दी में विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक संरचना से संबंधित अध्ययन भी प्रारंभ होने लगे थे। अमेरिकी समाजशास्त्री टालकाट पार्सन्स ने समाजशास्त्र को एक व्यवस्था माना है। यानी जो अमेरिकी समाजशास्त्री हैं टालकाट पार्सन, उन्होंने समाज को एक व्यवस्था माना है तथा सामाजिक क्रिया को एक सामाजिक व्यवस्था की आधारभूत इकाई माना है। अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन ने मध्यवर्ती सीमा सिद्धांतों की बात कही है। मैनिलोवस्की तथा रेडक्लिफ ब्राउन ने इस बात पर जोर दिया है कि सामाजिक सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन संपूर्ण समाज एवं सांस्कृतिक के संदर्भ में किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक सांस्कृतिक तत्व संपूर्ण सामाजिक अर्थव्यवस्था या व्यवस्था के लिए कुछ प्रकार करते हैं तथा यह तत्व प्रकारात्मक आवश्यकता के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तथा अपने जीवन के लिए व्यवस्था पर ही आश्रित होते हैं। और इन दोनों ही विद्वानों ने प्रकार्यवादी विचारधारा को व्यवस्थित किया है। टैनवी ने सभ्यता की उत्पत्ति का विकास को प्रकृति की चुनौती के उत्तर के रूप में किया जाने वाले प्रश्नों का परिणाम माना है। यानी जो टैनवी है वह सभ्यता की उत्पत्ति तथा विकास को प्रकृति की चुनौती के उत्तर में किए जाने वाले प्रश्नों का परिणाम मानते हैं और उनके अनुसार मनुष्य को प्रकृति द्वारा चुनौती मिल सकती है और तब उसे चुनौती का उत्तर देने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप सभ्यता का विकास होता है। और इस संदर्भ में उन्होंने भारत, मिस्र, मलेशिया, चीन आदि सभ्यताओं का उदाहरण दिया है। इनके अनुसार प्रमुख रूप से चुनौतियां प्राकृतिक होती हैं, किंतु यह सामाजिक तथा प्राणी शास्त्रीय भी हो सकती हैं। पीटरिन सिरोकिन द्वारा सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ब्लूमर मीड तथा कूले ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखा जाए तो अगस्त कॉम्ट के द्वारा 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र की स्थापना के पश्चात विश्व के विभिन्न देश में इस विज्ञान का अध्ययन एवं अध्यापन कार्य होने लगा था। मुख्यतः इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक विद्वानों द्वारा इस नए विषय के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इंग्लैंड में जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर के अतिरिक्त बेस्टर, मार्क, कार्ल मैनहीम, हाबहाउस आदि विद्वान ने समाजशास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इनके द्वारा इंग्लैंड में सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाने लगा था। फ्रांस में काम्टे के पश्चात डोर्खिम द्वारा समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया और इनके अतिरिक्त रूसो, दांते, मार्टेन आदि का समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जर्मनी में मैक्स वेबर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने समाज को एक सामाजिक विज्ञान से अलग एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था और इसके अतिरिक्त जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, टर्निज, रेजल, बर्नविक आदि विद्वान ने जर्मनी में समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और अमेरिका में बार्न्स, टालकाट पार्सन्स, कोजर, रॉस, मैकाइवर, सोरोकुइन, आर्गवनिकॉफ, गिडिंग्स, मर्टन, पार्क एवं बर्गेस आदि विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। देखा जाए तो इंग्लैंड में समाजशास्त्र का विकास बहुत अधिक नहीं हो पाया था।
फ्रांस में भी दूरबीन के बाद समाजशास्त्र के विकास की जो गति थी वह अत्यंत धीमी हो गई थी और फ्रांस में समाजशास्त्र संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित रहा था। जर्मनी में 49वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी के जो आरंभिक वर्ष थे, इनमें अनेक विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। यद्यपि जर्मनी में पहले समाजशास्त्र को इसके विश्वकोशी स्वभाव के कारण अस्वीकार किया गया था। रेमंड एटन कहते हैं कि दूसरे स्थान की तरह यहाँ भी समाजशास्त्र के चित्र को परिभाषित एवं सीमित करने का प्रयास किया गया था। यानी जो रेमंड है वह कह रहे हैं कि जर्मनी में भी जैसे दूसरे स्थान है वैसे ही जर्मनी में भी समाजशास्त्र के चित्र को परिभाषित एवं सीमित करने का प्रयास किया गया है, किंतु जॉर्ज सिमेल के विचारों से प्रभावित होकर समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान मानते हुए इसे एक महत्वपूर्ण अमूर्त विज्ञान के रूप में विकसित या परिभाषित करने का प्रयास किया गया था। समाजशास्त्र का विकास अमेरिका में हुआ। अमेरिका का समाजशास्त्र आरंभ से ही अत्यंत समृद्ध रहा था और क्रांतिकारी समाजशास्त्र तथा समाजशास्त्र का उद्भव भी अमेरिका में ही हुआ था। सर्वप्रथम एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन येल विश्वविद्यालय अमेरिका में 1876 में प्रारंभ हुआ था। अमेरिका में समाजशास्त्र इतना अधिक लोकप्रिय है कि यहाँ के लगभग सभी महत्वपूर्ण विद्वान समाजशास्त्री रहे हैं और अमेरिका में समाजशास्त्र या समाज कार्य तथा समाज सुधार पर बहुत कार्य किए गए हैं। बार्न्स, पार्सन्स, आर्गन, नीमकाप, लेस्टर, वार्ड, रास, मैकाइवर, पिटरिन, सोरकिन, लुंडवर, यंग आदि विद्वान अमेरिका के ही हैं। अमेरिका की येल, कोलंबिया, शिकागो विश्वविद्यालय का समाजशास्त्र के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अमेरिका के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना 1930 के बाद हुई थी और पीसन विश्वविद्यालय में 1960 के दशकों में यह विषय के रूप में स्थापित हुआ था। यानी जो अमेरिका के दो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, पहला हार्वर्ड विश्वविद्यालय और दूसरा पीसन विश्वविद्यालय, इन दोनों में समाजशास्त्र विषय की स्थापना हुई थी और समाजशास्त्र के विषय में कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र यूरोप में पैदा हुआ और अमेरिका में विकसित हुआ था, जहां से यह संपूर्ण विश्व में विकसित होने लगा था। बहुत कम समय में ही इस विज्ञान ने संपूर्ण विश्व में अपना विस्तार कर लिया था और वर्तमान समय में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में विश्व के अधिकांश विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने रहा था। इस विषय को अनेक महत्वपूर्ण शाखाओं में विकसित हुई है। यानी जो समाजशास्त्र है इसकी अन्य महत्वपूर्ण समाज जो शाखाएं हैं वह विकसित हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण शोध कार्य विभिन्न संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय में किए जा रहे हैं। जो इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे शोध कार्य ये विभिन्न संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय में किए जा रहे हैं और इसके साथ ही अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययनों में भी समाजशास्त्र का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगला पार्ट जो है भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास कब और कैसे हुआ था, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।